तो हम देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति जैसा कि अभी हमने पढ़ा, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में बहुत से अलग अलग शास्त्र हैं जो कि बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या स्टेट का या राजा का रोल क्या होगा, कोड क्या होगा, किस तरह से उसको कंडक्ट करना चाहिए। तो मनुस्मृति को अगर हम देखते हैं तो वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रेटेड बुक है। चाहे वो उसको पॉजिटिवली ले चाहे नेगेटिवली ले, दोनों तरफ से इसका जितना लोग अगर इसको माने कि साइंटिफिकली ये लिखा गया है, और दूसरी तरफ इसका क्रिटिसिज्म भी उतना ही होता है। तो मनुस्मृति एक शास्त्र की तरह है, धर्मशास्त्र का एक हिस्सा है, जो एक तो बताता है कि किस तरह से, एक तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से, कि वो कोड बताते हैं कि किस तरह से किसी व्यक्ति को या सोसाइटी को या समाज को धर्म के अनुसार किस तरह से चलना चाहिए। उसी धर्म को कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बना दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो मनुस्मृति जो है, द मनुस्मृति इज एंशिएंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, और साथ ही साथ एंशिएंट सबसे पुराना है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। इट वॉज रिटन इन द लेटर पार्ट ऑफ द एपिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड था उसके बाद में जो पीरियड आता है उसमें लिखा जाता है। तो वैदिक पीरियड से आगे, वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया, जो अर्थशास्त्र या इस तरह की चीजें लिखी गई, वो उतना कॉन्क्रीट नहीं था जितना कि मनुस्मृति है। तो एपिक पीरियड में बाद में लिखा जाता है, द लॉज ऑफ मनु कम्युनिकेट एक्सटेंसिव रेगुलेशन फॉर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू लाइफ, including rules governing religious offerings, purifications, rites, many other religious and social practice। अब जैसा हमने बताया कि मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा जाता है, और ये कंट्रोवर्सी है कि मनु कोई एक व्यक्ति है या मनु अलग अलग व्यक्ति हैं। जो मैथोलॉजिकल मनु है वही मनु ये भी हैं, या अलग अलग व्यक्ति हैं। ये चीजें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहती हैं, लेकिन मनुस्मृति में ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है कि मनुस्मृति जो लिखी गई उसमें, और वो एक रेगुलेशन की तरह है, कंट्रोल की तरह है, नियंत्रण की तरह है कि किस तरह से लाइफ के हर एक पार्ट को नियंत्रित किया जाना चाहिए। मैनी एस्पेक्ट हिंदू लाइफ, और जो भी लोग हिंदुइज्म में बिलीव कर रहे हैं या उस समय सनातन धर्म में जो बिलीव कर रहे थे, उसके गवर्निंग रूल क्या होने चाहिए, किस तरह से लोगों को गवर्न, उनके जो रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं, जो धार्मिक चीजें हैं, वो किस तरह से। पहले अगर आप देखें तो लोग तपस्या या इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे। अभी इन्होंने रिलीजियस चीजों को रिचुअल्स से ज्यादा जोड़ दिया कि किस तरह से रिचुअल्स करने चाहिए, और उसकी एक गाइडलाइन प्रिपेयर कर दी। तो एक तो रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए गाइडलाइन प्रिपेयर कर दी, एज वेल एज दूसरी चीजों के लिए भी। जैसे यहाँ पे लिखा है प्यूरिफिकेशन राइट्स, शुद्धिकरण, कि किस तरह से शुद्ध और अशुद्ध होगा। जो व्यक्ति उन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है उसको शुद्ध मानेंगे। जो रिलीजियस जो प्रोसीजर दिया गया है, अगर उसको जैसा लिखा है वैसा फॉलो कर रहा है तो वो शुद्ध होगा, अदरवाइज वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ये जो आइडिया है कि बहुत से लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं कि मनुस्मृति ने बहुत कॉन्क्रिटाइज कर दिया, उससे पहले का जो हिंदुइज्म था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। आप अलग अलग तरीके से एक ही चीज की पूजा कर सकते हैं, एक ही चीज में बिलीव कर सकते हैं, उसके मल्टीपल डायरेक्शन थे। मनुस्मृति इसको कॉन्क्रिटाइज करता है, बहुत रिजिड बनाता है, कठोर बना देता है नियम को, एंड मैनी अदर रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस। साथ ही साथ सोशल प्रैक्टिस जो हमने कहा कि जैसे जाति की व्यवस्था का अलग अलग करना, कि उसका अब ये बहुत ज्यादा जन्म के आधार पे कर दिया। इससे पहले जाति जो थी वो आपके ऑक्यूपेशन, जो काम कर रहे हैं, जो कर्म है, उसके आधार पे जाति डिसाइड होती थी। अब इन्होंने किया, जो भी जिस जाति में जन्म लेगा उसकी जाति भी वही हो जाएगी, भले आप उसको ऑक्यूपेशन चेंज कर दे। और उसके बाद और ज्यादा रिजिडिटी ला दी कि ऑक्यूपेशन भी चेंज नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है उसको वही ऑक्यूपेशन, वही जो रोजगार करना पड़ेगा। जो किसान के घर में पैदा हुआ किसान बनेगा, जो लोहार के घर में पैदा हुआ लोहार बनेगा, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण ही बनेगा, जो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है वो क्षत्रिय ही बनेगा। तो इसकी वजह से आज के मॉडर्न समय में ये क्रिटिसिज्म आता है। और अगर हम ग्रीक मैथोलॉजी में चले जाएं तो वहां भी अगर हम प्लेटो को देखते हैं तो प्लेटो भी कुछ चीजें ऐसे कहते हैं, लेकिन वो जन्म के आधार, उनके भी वर्ग का निर्धारण प्लेटो भी करते हैं ग्रीक फिलॉसफी में, कि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के लिए बने हैं। एक है जो
कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग क्लास जो उत्पादन करती है, उसमें खेती से लेके सेवा तक सारी चीजें जो कह सकते हैं हमारे जो नीचे के दो वर्ग हैं उनका एक वर्ग मिला के बन जाता है। जैसे कि अगर आप उसको देखेंगे कि खेती करने वाले और व्यापार करने वाले एक वर्ग में है वहां पे प्रोडक्शन क्लास। उसके बाद जो ऑक्सिलरी क्लास है वहां पे जिसको हम कहेंगे हमारे यहां से क्षत्रिय जो वर्ण है उसमें कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फिलोसफर किंग में यहाँ पे ब्राह्मण को कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वहां पे वो एग्जाम के थ्रू पढ़ाई के थ्रू उस क्लास को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे जब मनुस्मृति आती है तो वो जन्म के आधार पे हो जाती है। यहां से इसका क्रिटिसिज्म या आलोचना शुरू होती है। एज अ ब्रॉड सोशल कोड मनुस्मृति सर्व एज एन अथॉरिटेटिव कंडक्टर फॉर हिंदू जूरिस्प्रूडेंस फॉर लॉन्ग टाइम इन इंडियन सोशल हेड। अगर आप देखेंगे भारतीय जो परंपरा है या भारतीय इतिहास है उसमें बड़े लंबे समय तक अगर आप देखेंगे या कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक एक समाज का नियम बन गया था। तमाम सारे जो बाहर के रूलर्स आए उन्होंने अटैक किया, लेकिन भारतीय जो परंपरा थी जिसमें एक जूरिस्प्रूडेंस की तरह यूज होता था मनुस्मृति, उसको बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की अंटिल कि वो राज्य के लिए खतरनाक हो। जब वो राज्य के लिए खतरा होते थे तब तो छेड़ते थे, उसके अलावा सामाजिक चीजों में इसीलिए देखेंगे आप तमाम सारे मुगल पीरियड हो या उससे पहले के जो गुलाम वंश हो या तमाम सारे वंश जो भारत में आए बाहर से, उन्होंने भी सामाजिक व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की, चाहे वो जाति प्रथा हो चाहे महिलाओं की स्थिति को लेके हो। हिंदू मैथोलॉजी में जो चला आ रहा था उसको ही मानने की वो फ्रीडम देते थे। हाँ, तभी वो रोकते थे जब उनके ऊपर राज्य के ऊपर कोई खतरा हो तब वो रोक लगाते थे। और तमाम सारी चीजें देखें तो आप मुगल पीरियड तक ब्राह्मणों के ऊपर सजा ना देना या उनको माफ कर देना, इस तरह की परंपरा लगातार चली आई और उसका डायरेक्ट रेलेवेंस या रेफरेंस जो मिलता है वो माना यह जाता है कि मनुस्मृति की देन है वो। इसके बाद अगर हम देखते हैं दैट इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड एडमायरेशन इट हैज इंपॉर्टेंट प्लेस। अब इसको अगर हम देखें ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेस है, नेक्स्ट ओनली टू वेदास फ्रॉम विच इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि वेद के बाद अगर हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू रिलीजन में कोई बड़ा टेक्स्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, तो वो मनुस्मृति ही है। और मनुस्मृति अपनी जो अथॉरिटी है जहां से वो लेते हैं चीजें, जहां से वो शक्ति प्रदान कर रहा है, वो वेद है। तो वेद को ही आधार बना के मनुस्मृति, वेद थोड़ा सा वेग है या कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या कठोर नहीं है, मनुस्मृति उसको ज्यादा कठोर बना देते हैं। इट इज यूजुअली कंसीडर एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ जो हिंदू कानून जो है आज के समय में भी आप देखेंगे तो जो हिंदू कोड बिल या इस तरह की चीजें होती हैं कि उसके अनुसार के बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिंदू लॉ में होंगी जिसको हमारा कानून भी एक्सेप्ट कर लेता है। उसी तरह से कोई जरूरी नहीं है उसके लिए मॉडर्न कानून बनाने के लिए या बहुत से शादी जैसे रिचुअल्स, कोई जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड मैरिज ही करनी पड़ेगी, कोर्ट ही बनाएगा। अगर आपने रिलीजियस तरीके से भी शादी कर ली है तो भी वो मानी जाएगी, और लेकिन उसमें परंपरा पूरी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम मनुस्मृति को देखें, एंड द महाभारत आर अटेंड ओनली विथ हेरिडिटरी किंगशिप। अब जो क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना है, ऑब्वियसली मनुस्मृति और महाभारत के अंदर भी आप देखेंगे तो गीता का या दूसरे जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर रूलर का लाया जाए तो वो हेरिडिटरी किंगशिप की बात करता है, अनुवांशिक राजा की। अनुवांशिक राजा भारतीय परंपरा में हमेशा से रहा है, चाहे वह रामायण में आप देख ले या उसके बाद के जो टेक्स्ट हैं, उस तरह की कोई भी कहानी, तो राजा और उसमें भी राजा का सबसे बड़ा बेटा जो है उस कन्वेंशन के हिसाब से, उस परंपरा के हिसाब से वो बनना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये परंपरा लगभग दुनिया के दूसरे देशों में भी थी। फिर हम रेफरेंस लाएंगे प्लेटो का या ग्रीक मैथोलॉजी का, क्योंकि उस समय की जो डेवलप सोसाइटी थी वो ग्रीक थी, या इधर इंडिया में या चाइना में, इस तरह के जहां भी देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिस्टम यही था। लेकिन ये मनुस्मृति इसको एस्टेब्लिश करती है और उसको रूल बना देती है। एट द सेम टाइम आप देखिए, कास्ट डिस्टिंक्शन और ऑल्सो मेड द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन डिक्री एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ सोशल नेसेसरी। अब यहाँ पे जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, जो जाति विभेद है, वो विभेद कहते हैं कि ये